मंचवरती उपस्थित राज्यसभामध्ये आमचे खासदार माननीय सहस्त्रबुद्धे साहेब, मंचवरती उपस्थित वैभव डांगे साहेब, दिल्ली मराठी प्रतिष्ठान आणि रामभाऊ मालगी प्रबोधिनी ते सगळं सदस्यगण आणि हे सभागृहामध्ये उपस्थित आमचे बंधू आणि भगिनी, सर्वप्रथम मी हे दोघी संस्थाचे सदस्यला आणि सहस्त्रबुद्धे साहेबला हे निमंत्रणाला मी फार आभारी आहेत की अशा कार्यक्रमामध्ये मला आमंत्रित केला. मराठा साम्राज्याची इतिहास, मराठा साम्राज्याची पृष्ठभूमी आणि भारतची इतिहास आणि भारतची पृष्ठभूमी ची एक समन्वय आहेत. और आज जो यहां हमारे राजश्री पाटिल बुआ महाजी सिंधिया के संदर्भ में जो हिंदवी स्वराज की स्थापना की, अटक से कटक तक, और जो दिल्ली फतेह, दिल्ली में विजय श्री प्राप्त की, उसके संदर्भ में जो ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, मैं दोनों संस्था के सदस्यों को दिल से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं. महाजी सिंधिया के परिवार के सदस्य के रूप में आज आपके समक्ष उपस्थित होते हुए मेरे लिए एक भावुक पहल है, एक भावुक समय है. लेकिन उसी के साथ साथ एक भारतीय होने के नाते एक गर्व का पल भी है, क्योंकि भारत माता का एक ऐसा सपूत, एक ऐसा शख्स, एक ऐसा महावीर को हम श्रद्धांजलि अर्पित करने जा रहे हैं, जिसने भारत माता की गरिमा, भारत माता की प्रतिष्ठा के योगदान में अपनी पूरी जीवन को समर्पित केवल नहीं किया, लेकिन सिंधिया परिवार के इतिहास को भी एक नया आयाम देकर उसे अमर कर दिया. महाजी सिंधिया इतिहास के पन्नों में एक नाम नहीं मेरे भाई और बहनों. महाजी सिंधिया एक ऐतिहासिक स्मारक अपने आप में है. और मैं तहे दिल से धन्यवाद भी अर्पित करना चाहता हूं और सहमत भी हूं विनय जी के साथ कि मराठाओं का एक गौरवान्वित इतिहास अगर हम देखें इस भारतवर्ष में, जो 250 वर्ष का इतिहास रहा, 300 वर्ष का इतिहास रहा, एक साम्राज्य स्थापित करने का इतिहास नहीं था. छत्रपति शिवाजी के समय से जो एक अलख जगी थी, एक ज्वालामुखी जली थी, वो ज्वालामुखी जगी थी, वो अलख लिखी गई थी. एक साम्राज्य स्थापित करने की अलख और ज्वालामुखी नहीं,
लेकिन एक हिंदवी स्वराज स्थापित करने की अलख और ज्वालामुखी स्थापित की। और मराठाओं की अनेक पीढ़ियों ने उसी मूल्य को अपनाते हुए, उसी सिद्धांत को अपनाते हुए, जो हिंदवी स्वराज की सोच थी, हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का बनी, वही सोच विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए महादजी सिंधिया जैसे एक वीर सैनिक ने, जो भारत की संप्रभुता, भारत की अखंडता, भारत की एकता, इन तीनों भावनाओं को एक साथ मिलाकर हिंदवी स्वराज की स्थापना भारत में की, वो वही कल्पना, मूल कल्पना का क्रियान्वयन मराठाओं के द्वारा किया गया था। महादजी सिंधिया जी की जन्म 1730 में सावित्री नदी के समीप महाराष्ट्र में हुई थी। उनका पूरा बचपन, उस जमाने में शरारतीपन, खेल कूद के लिए समय नहीं होता था। मराठा योद्धा का जन्म हुआ तो जन्म के कुछ साल बाद ही प्रशिक्षण शुरू हो जाता था। और उनका पूरा बचपन अपने दोनों वीर भाइयों के साथ, जयप्पा दादा सिंधिया और दत्ताजी सिंधिया, उनके साथ बैठकर रण क्षेत्र का प्रशिक्षण उन्होंने प्राप्त किया। और केवल रणभूमि नहीं, लेकिन रणभूमि के साथ साथ पढ़ाई में भी सक्षम थे। युद्ध की शिक्षा अपने भाई राजपूताना में, जिन्होंने सिंधिया परिवार का झंडा गाड़ा था, जयप्पा दादा सिंधिया से उन्होंने सीखी। और उसी के साथ साथ भारत के विद्वानों से उत्तर भारत में फारसी और हिंदी दोनों भी सीखा। और उसी के साथ साथ यह अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर हम कहें कि उनके जमाने में सबसे साक्षर और सबसे शिक्षित व्यक्तियों में से थे। और यही सोच विचारधारा के आधार पर शिंदेशाहीचे अध्यक्ष जे रूपमध्ये त्यांच्या शासनकाल 18 जानेवारी 1767 मध्ये सुरुवात झाली होती आणि 30 वर्ष 12 फरवरी 1794 तक उनकी शासनकाल चली थी। और यह अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर हम कहें कि भारत के शासनकाल में शायद एक स्वर्णिम काल वो समय को हम कहला सकते हैं। उनकी एक जुनून थी, निपुणता थी, समर्पण भाव था, जिसके आधार पर बड़े बड़े घराने, बड़े बड़े ताकतों, काबुल से कंधार तक उनके नाम सुनते हुए घबराते थे। और आज उनकी शख्सियत पर, उनके मूल्य, उनके सिद्धांतों पर थोड़ी परिचर्चा मैं करना चाहूंगा। पानीपत के युद्ध का संदर्भ दोनों सहस्त्रबुद्धे साहब और वैभव जी ने दिया। पानीपत का युद्ध शायद भारत का सबसे बड़ा महासंग्राम था। और पानीपत का युद्ध मकर संक्रांति के दिवस पर 1761, इसके पूर्व जब सब्बाजी सिंधिया ने जाकर पेशावर पर मराठा साम्राज्य का झंडा गाड़ा था, उसके बदले में अफगानिस्तान के शाह अहमद शाह अब्दाली ने भारत के प्रति अपने आंखें रखी।
और फौज लेकर आए, ऐसी फौज जिसकी कल्पना भी कभी नहीं की गई थी भारत में। 15 लाख की फौज, घुड़सवार, तोप, हाथी। पंजाब में इन्होंने नरसंहार किया। दरबार साहब को बारूद से उड़ाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें रुकना पड़ा जब मराठाओं का सामना उनको करना पड़ा पानीपत के करीब। मराठाओं की फौज सदाशिव भाऊ के नेतृत्व में, पेशवा के भतीजे के नेतृत्व में 15 लाख की फौज अहमद शाह अब्दाली की, और मराठाओं की 1 लाख की फौज। लेकिन मराठाओं ने उन अफगानियों को और अहमद शाह अब्दाली को रोक के रखा। हां, उस रणभूमि में 1 से 15 के रेशियो में देखते हुए भी एक मराठा ने भी हार नहीं मानी और लड़े, ये जानते हुए कि जीवन का बलिदान देना होगा। इसलिए हमारा नारा है हर हर महादेव, और वो नारा पानीपत की गली गली में गूंजी थी। सदाशिव भाऊ के नेतृत्व में अनेक मराठा सरदार और सिंधिया परिवार के 17 सदस्य, एक नहीं लेकिन 17 सदस्य, महाजी शिंदे और उनके 16 भाई ने एक साथ मिलकर अहमद शाह अब्दाली का सामना किया। हार का सामना किया मराठाओं ने, लेकिन छाती पे बरछा लेकर हार का सामना किया। महाजी शिंदे ने अपने 16 भाइयों को खोया। 16 भाई, और इसका संदर्भ किसी ने नहीं दिया, लेकिन महाजी शिंदे अपने आप रणभूमि में लहू लुहान पूर्ण रूप से घायल पड़े हुए थे। लेकिन उस जमाने के पराक्रम और युद्ध के समय में भी नियम होते थे, और नियम होता था कि सूर्य अस्त के बाद लड़ाई समाप्त हो जाती थी, और इस तरफ की सेना और उस तरफ की सेना, जो भी लोग घायल हुए थे, रणभूमि में उन्हें सहायता पहुंचाने का काम किया जाता था। यह आशंका जताई गई थी कि शिंदे परिवार के 17 के 17 रत्न समाप्त हो चुके थे। लेकिन उस जमाने में रणभूमि में सूर्यास्त के बाद भिष्टी जाते थे घायलों को पानी पिलाने, और ऐसे ही भिष्टी ने महाजी सिंधिया को उस रणभूमि में पड़े हुए पहचाना। उस रणभूमि से महाजी शिंदे को उठाया उन्होंने, घर लेकर दवाई की, और उस पानीपत की लड़ाई के बाद मेरे भाइयों और बहनों, जब मराठा साम्राज्य मराठा सेना को पूरी तरह से परास्त कर दिया था, महाजी शिंदे स्वयं घायल हुए, जिंदगी भर के लिए विकलांग हो चुके, उनका पैर कट गया था उस रणभूमि में, लेकिन धैर्य नहीं आ रहा, दोबारा उठे, और ऐसे उठे कि उन्होंने अफगानों को भी अपनी नानी याद दिलाने का काम करा दिया।
तो ये पानीपत की कहानी है। और उस पानीपत की कहानी के बाद जब बात की जाती है कि मराठा साम्राज्य को समाप्त किया गया, उस पानीपत की लड़ाई के बाद एक दोहरा संकल्प उठाकर अटक से कटक तक भारत माता के नाम पर मराठा साम्राज्य महादजी शिंदे ने दोबारा स्थापित किया। वे रुके नहीं। कहा जाता है कि जिसकी दिल्ली उसकी भारत। उस समय में भी दिल्ली सदैव वास्तव में दोनों शक्ति और सत्ता दोनों का केंद्र सदैव रहा है। और चाहे वो यवन हो, चाहे वो अंग्रेज हो, चाहे वो फारसी हो, तुर्क हो, पोर्तुगली हो, अफगान हो, तैमूर वंश के मुगल हो, किस ने दिल्ली को हथियाने की कोशिश नहीं की। और एक समय था जब यह अनुभव था कि दिल्ली हाथ से ही निकल गया। लेकिन ये देखो, संकल्प की दौड़, संकल्प की शक्ति, दृढ़ इच्छा विश्वास की शक्ति कि पानीपत 14 जनवरी 1761 और ठीक 10 साल बाद 10 फरवरी 1771 दिल्ली विजयश्री प्राप्त करके नागशाई भगवा झंडा दिल्ली के किले पे लहराया गया। 10 साल के अंदर परास्त होने के बाद, शून्य होने के बाद दोबारा उठकर, दोबारा सेना बनाकर, दोबारा सब लोगों को संकलित करके एक नई ऊर्जा की शुरुआत करके वो मुकाम हासिल किया। साम्राज्य के नाम पर नहीं, लेकिन हिंदवी स्वराज और भारत माता के नाम पर। और जब दिल्ली पर विजयश्री प्राप्त की, दिल्ली के कमांडर कासिम अली को बुरी तरह से परास्त करके दिल्ली को स्वराज का हिस्सा बनाया, जो संदर्भ आज वैभव दे रहे थे, विनय जी दे रहे थे, चांदनी चौक की, आसपास की, दिल्ली केवल फतेह नहीं किया, दिल्ली की केवल विजयश्री प्राप्त नहीं की, लेकिन उसके बाद दिल्ली का कायाकल्प किया, दिल्ली का विकास किया, दिल्ली की प्रगति की। जो लाल किला टूट रहा था, उस लाल किले की मरम्मत की। और उसी के साथ साथ सैनिक की छावनियां बनाई। दिल्ली में पीने की पानी की किल्लत थी, पानी की योजना बनाई। यमुना नदी की पानी दिल्ली में पहली बार आया तो महादजी शिंदे के समय में आया। और इसलिए कहा जाता है कि सुरक्षा और विकास, इन दोनों सिक्के के, एक ही सिक्के के अगर दो पहलू थे तो वो महादजी शिंदे थे। केवल विजयश्री प्राप्त करना और कैसे किया, इस संदर्भ में भी हमें सोचना होगा। क्योंकि जैसे हर दशक में आज वातावरण बदलता है। 15-20 साल पहले हमारे पास ये डब्बा नहीं था, मोबाइल फोन, हमारी जिंदगी अलग होती थी। 20 साल पहले डब्बा आया, दूरसंचार की वृद्धि हुई, उसके बाद इंटरनेट डब्बा में आया, उसके बाद हमारी जिंदगी बदल गई। वैसे ही उस जमाने में परिवर्तन आता था हर 5 साल में, हर दशक में। और यह पहलू भी महादजी सिंधिया की जिंदगी की बहुत महत्वपूर्ण पहलू है।
और वो पहलू है मिलिट्री के संबंध में, सैन्य शक्ति के संबंध में। वर्तमान की राजनीति में हम लोग राजनीतिक गठबंधन की जब बात करते हैं, आम बात हो चुकी है, चाहे देश में हो चाहे प्रदेश में हो। लेकिन उस समय भारत माता की रक्षा करने के लिए गठबंधन की सोच अगर किसी की थी, एक नई सोच थी उस जमाने में, 300 साल पूर्व, वो महाजी शिंदे की सोच थी। और वो सोच थी कि एक ही नाग निशानी भगवा ध्वज के तले, विचार करिए आप, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं जहां सरकार बनाने के लिए गठबंधन किया जाता है, मैं 250 वर्ष पुरानी बात कर रहा हूं कि एक ही नागशाही ध्वज के तले, भगवा ध्वज के तले, चाहे गुर्जर हो, चाहे जाट हो, चाहे गुर्जर हो, चाहे जाट हो, चाहे दलित हो, चाहे सिख हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे राजपूत हो, सभी समाज, सभी लोगों को एक ही माले में पिरोकर एक गठबंधन बनाना, हिंदवी स्वराज को स्थापित करने के लिए, ये महाजी सिंधिया की केवल सोच और विचारधारा थी। और इन सबको एकत्रित करके एक शक्तिशाली फौज तैनात की, जिसका नाम दिया गया था हिंद की फौज। जिस एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री करते हैं, वही एक भारत श्रेष्ठ भारत की सोच महाजी शिंदे की थी। और इस फौज का एक भाग था, एक ब्रिगेड था, जिसका नाम था डेक्कन इनविंसिबल्स, अपराजित डेक्कन। और उस डेक्कन इनविंसिबल्स जो बनाई गई थी एक ब्रिगेड, उसमें सैन्य सलाहकार फ्रांस और पोर्तुगल के प्रांतों से आते थे। और उनकी सोच थी कि अगर भारत को बचाना है, भारत माता को बचाना है विदेशी ताकतों से, पहले अहमद शाह अब्दाली से निपटारा किया, लाहौर में जाकर, अटक में जाकर भगवा झंडा गाड़ के रखा। पर उसके बाद अगली चुनौती उनको दिख रही थी अंग्रेजों के रूप में। और उस जमाने में भारत में सेना लड़ाई लड़ती थी तलवारों के आधार पर, बर्छों के आधार पर, ढाल के आधार पर। पर इतिहास में पहली बार एक सेना उस तरफ से आ रही थी जो बंदूक और तोपखाने की इस्तेमाल कर रही थी। तो मराठाओं को भी अपनी सेना में आधुनिकीकरण लाना था। और वो आधुनिकीकरण अगर संभव था तो फ्रांस की टेक्नोलॉजी, पोर्तुगल की टेक्नोलॉजी के आधार पर मराठा साम्राज्य की सेना को आधुनिकीकरण करना अनिवार्य था, ताकि अंग्रेजों का सामना हम लोग कर पाए। तो उनकी सोच तलवार और बर्छा, तलवार और ढाल से मराठा सेना की तब्दील करना, परिवर्तन करना, राइफल और तोप में। एक तो उनका प्रशिक्षण, और केवल वहां तक नहीं रुके, लेकिन बंदूक और तोपखाने का उत्पादन उन्होंने भारत में शुरू करवाया। जब आगरा के समीप
एक सैन्य औद्योगिक परिसर की स्थापना उन्होंने की तोपखाना और बंदूक बनाने के लिए। तो आज की जो हमारी सोच है मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन की, नए वॉरफेयर की टेक्निक की, डिफेंस कॉरिडोर की, आत्मनिर्भर भारत की, यही मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन की सोच, यही वॉरफेयर की टेक्निक की सोच, यही डिफेंस कॉरिडोर की सोच, यही आत्मनिर्भर भारत की सोच 1771 में महादजी सिंधिया ने भारत में बनाया था। और जब तक जीवित रहे अंग्रेजों पर भारी पड़े। और अनेक उदाहरण हैं, चाहे बड़गांव की लड़ाई रही हो, कोलारस की लड़ाई रही हो, सिरसी की लड़ाई रही हो, सारंगपुर की लड़ाई रही हो, प्रयाग की लड़ाई हो, अंग्रेजों को पराजित किया। और उनकी सोच विचारधारा थी, स्पष्ट सोच और विचारधारा थी कि अंग्रेजों को हमें दुर्बल करना है, उनको तोड़ना है और उनसे तब तक लड़ना है जब तक उनको खदेड़ के इस भारत से हम न भेजें। और एक अंग्रेज अर्थशास्त्र और राजनीतिक विशेषज्ञ ने स्वयं, जेम्स मिल ने अपने किताब में लिखा है, और मैं कोट करना चाहता हूं, महादजी सिंधिया, whose power has been so greatly increased, now exerted a decisive influence on the Maratha councils, with which the ascendancy, or rather the existence of the English altogether in India was incompatible. यह हालत महादजी महाराज ने अंग्रेजों की करा दी थी भारत में। लेकिन ये सैन्य शौर्य, सैन्य योग्यता, ये उनके चरित्र का केवल एक पहलू है। वे एक जन क्रांतिकारक विचारधारा के थे, एक पीपल्स लीडर थे, सामाजिक विकास में अपना विश्वास रखते थे, धार्मिक संरक्षण में अपना विश्वास रखते थे। और शायद हम में से बहुत कम लोग जानते हैं, जिसका संदर्भ अभी विनय जी ने अपने उद्बोधन में दिया। मथुरा, वृंदावन और ब्रिज क्षेत्र में उनके द्वारा अनेक मंदिर स्थापित हुए, गौशाला स्थापित हुए। सोमनाथ मंदिर का संदर्भ इन्होंने दिया, जो सुल्तान गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को तोड़कर वहां के द्वार लाहौर ले गए थे। लाहौर से महादजी सिंधिया 1782 में वो दरवाजे वापस लेके हमारे भारत वापस आए। तो चाहे सोमनाथ मंदिर की हम बात करें, मथुरा के मंदिरों की हम बात करें, महाराष्ट्रामध्ये जालना क्षेत्रामध्ये आमचे आनंद स्वामी मंदिर आहेत, त्याचा जीर्णोद्धार झाला। पुष्करमध्ये मंदिरची संरक्षण आणि मंदिरची सुरुवात झाली। और उसी के साथ साथ अजमेर शरीफ में भी, दरगाह अजमेर शरीफ के रखरखाव में उन्होंने अपना दायित्व संभाला। वर्तमान के भारत में हम अपने बुजुर्गों के लिए कई सरकार तीर्थ यात्रा आयोजित करती है। 250 वर्ष पूर्व सातारा के कनेड़खेड़ गांव के एक वासी महादजी सिंधिया ने 250 वर्ष पूर्व हमारे तीर्थ यात्री जो काशी जाना चाहते थे, प्रयाग जाना चाहते थे, गया जाना चाहते थे, उस जमाने में
तीर्थ यात्री का पासपोर्ट बनाया और पूरा संरक्षण सेना का दिया, ताकि एक भी तीर्थ यात्री का बाल का बाका ना हो मराठा साम्राज्य में। यह विचारधारा थी। अपने युग के कई साल आगे उनकी सोच विचारधारा थी। और जब हम आज आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, मुझे गर्व है कि जिस व्यक्ति, जिस शख्स ने विदेशी ताकतों को पराजित करके एक आधुनिक स्वतंत्र भारत की सोच विचारधारा उस समय उत्पन्न की थी। दिल्ली और लाहौर में हमारे केसरिया ध्वज को गाड़ के रखा था और यह स्थापित कर दिया था कि भारत किसी से कम नहीं। और आज भी अगर कोई भी विदेशी शक्ति भारत की तरफ आंख उठा के भी देखे, तो महादजी सिंधिया जैसे अनेक वीर सैनिक इस भारत माता के प्रधानमंत्री की नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उन शक्तियों को जवाब देने के लिए पूर्ण रूप से अपने आप का हौसला अफजाई करते हैं। उनकी जीवन शैली पर मैं बात करना चाहता हूं। आज भारत में अनेक नकारात्मक शक्तियां हैं जो जातिवाद, भेदभाव, अराजकता की विचारधारा रखते हैं। महादजी शिंदे के समय में किसी की हिम्मत नहीं होती थी। एक बार जब एक दलित का अपमान हुआ तो महादजी महाराज ने अपने आप उस मराठा छावनी में उस दलित की आवाज उठाई और सख्त से सख्त दंड दिया। उनकी जीवन शैली एक सादगी की थी, त्याग और तपस्या और समर्पण की थी। और वे सदैव चाहते थे कि एक विशाल साम्राज्य के नेतृत्व करते हुए भी वे सदैव चाहते थे कि वे गांव के प्रधान की उपाधि से जाना जाए। और इसलिए वो पाटिल बुआ नाम उनके साथ सदैव जुड़ा जाता था, क्योंकि कनेड़खेड़ गांव के पाटिल यह परिवार था। यही सोच विचारधारा के आधार पर चाहे वीर विनायक दामोदर सावरकर जी हों, आदरणीय दत्तापंत ठेंगड़ी जी हों, उन्होंने पाटिल बुआ महादजी शिंदे के बारे में कहा कि हिंदुस्तानी ताकत को पुनः स्थापित करने वाले राष्ट्र गौरव महायोद्धा महादजी सिंधिया है। कल उनकी पुण्यतिथि है। उनके पुण्यतिथि के अवसर पर जब हम उनका स्मरण करते हैं, तो मैं एक आखिरी लाइन से अपने भावनाओं को समाप्त करता हूं कि उनके ऊपर एक लाइन लिखी गई थी कि दिल्ली लाहौर तक फतेह किया, दिल्ली लाहौर तक फतेह किया रणवीर शूर सरकार धनी, दिल्ली लाहौर तक फतेह किया रणवीर शूर सरकार धनी, महाराज बनके भी रहे पाटिल सिंधिया जनसेवक सरकार धनी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।